तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे थे हम, ठीक है। तो उसमें जो है हमने बात कर रहे थे हम अम्लीय गुण की। तो मेनली हमने जो है वहां पर बात कर ली थी जैसे अल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनमें से जो है सबसे अधिक अम्लीय कौन होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। दूसरी चीज हमने वहां पर बात की कि जो अम्लीयता है वो हमें जैसे Ka वैल्यू होते हैं, अम्ल का जो वियोजन स्थिरांक होता है जिसके लिए ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? अम्लीय। अब Ka वैल्यू कहां से आएगी? pKa से, ठीक है। तो pKa का मान अगर कम हुआ तो Ka का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा, और अम्लीय गुण भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। pKa का मान अगर अधिक हुआ तो Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, तो अम्लीय गुण भी क्या हो जाएगा? कम। तो ये इतना हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। इसके बाद देखो आज जो है हमने बात करनी है कि अगर हम जो है जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जैसे एरोमेटिक है चाहे कोई भी, उससे अगर हम क्या जोड़ देते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह या फिर कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह जोड़ देते हैं, तो अम्लीयता किस प्रकार से जो है चेंज होती है, क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव है, जो हम साइड से जोड़ेंगे, मतलब प्रतिस्थापी, ठीक है। तो साइड से जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन दाता वाला जोड़ सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ग्राही वाला। तो पहला देखते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्या प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, EWG, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले जो समूह होते हैं, क्या बोला? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं EWG। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो गया? Cn हो गया, CHO हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, C OH खुद भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। क्या क्या बोला? Cn, दूसरा क्या बोला? NO2, तीसरा क्या बोला? CHO, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले समूह हो गए। तो जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं? -I प्रभाव। ये क्या दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह -I प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। -I प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे देख लो यहां पर जोड़ के देखते हैं हम, ये है ये, और मैंने यहां से क्या जोड़ दिया? कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, क्या जोड़ दिया? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। तो खुद देखो अम्लीय गुण पढ़ रहे हैं हम। अम्लीय गुण का मतलब ये जो H है, ये H किस रूप में निकल जाएगा? H+ के रूप में। किस रूप में निकल जाएगा? H+ के रूप में। तो जैसे ही H+ के रूप में निकलेगा तो यहां पर इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। कहने का मतलब यहां पर जो है ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये क्या हो गया? H+ हुआ। अब यहां पर देखो, यहां से अगर H+ हुआ है तो यहां पर देखना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप है वो क्या करेगा तुम्हारा? जैसे इस कार्बन, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अरे खींचेगा, जैसे जो है यहां पर ये क्या करेगा? इसको देगा, तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आएगा बी के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ठीक है। या फिर ऐसा भी है, जैसे यहां देखो, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, इसमें माइनस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। इस प्लस को कौन दे देगा? ये वाला। तो ये वाला देगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इन इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप खींच लेगा। मतलब जब जो ये कार्बोक्सिलेट आयन था उसके इलेक्ट्रॉन को क्या है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह खींचेगा। तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आएगा। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आएगा तो यहां पर उतनी अधिक आसानी से कौन निकल जाएगा? H+। कहने का मतलब यहां खुद देखो, जैसे ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है,
इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा तो ऑब्वियस बात है ये H प्लस के रूप में निकल जाएगा वहां पे। तो जितना ज्यादा जो है कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, कब आएगा प्लस चार्ज? जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा। मतलब इस पूरे के ऊपर अगर क्या आता है प्लस चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे हैं वहां पर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जितना भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ये पूरे उसमें है, इस ऑक्सीजन पे भी है, इस ऑक्सीजन पे भी है, अनुनाद में देखा था हमने। तो ये क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा ऑक्सीजन के। जैसे अगर मैं ऐसे दिखाता हूं ये, तो ये इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर खींचेगा तो ऑक्सीजन इसको किस रूप में बाहर निकाल देगा? H प्लस के रूप में। किस रूप में निकाल देगा? H प्लस के रूप में। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन घनत्व है इसको अपनी ओर खींचेगा। कार्बन क्या करेगा फिर? ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा फिर? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। हाइड्रोजन को किस रूप में निकाल देगा? H प्लस के रूप में। तो कहने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर खींचेगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा? प्लस चार्ज। अब वो प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन, जो अधिक वैद्युत ऋणात्मक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन देगा उस पर भी क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज जो रखता नहीं वो क्या रखता है? माइनस चार्ज। तो वो किससे लेगा फिर? H से। और H को किस रूप में निकाल देगा? H प्लस के रूप में। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या कर रहा है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच करके कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज को बढ़ा दे रहा है। जितना ज्यादा कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होगा उतनी ही अधिक आसानी से कौन निकलेगा वहां से? H प्लस। ठीक है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का मतलब क्या है कि उसने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को भी खींच लिया, क्योंकि जब कार्बन में प्लस चार्ज आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ऑक्सीजन ही देगा। ठीक है, ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन भी किससे लेगा फिर? हाइड्रोजन से लेके जो है हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में। तो कहने का मतलब क्या है कि लिख रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचकर कार्बन के धनावेश में वृद्धि कर देता है, जिससे H प्लस क्या हो जाता है? आसानी से निकल जाता है। ठीक है, कर देता है जिससे H प्लस आसानी से निकल जाता है। H प्लस आसानी से निकल जाता है। तो वहां पर जो है H प्लस जब निकलेगा तो किस चीज का निर्माण हो जाता है? कार्बोक्सिलेट आयन का। ठीक है, तो वो कार्बोक्सिलेट आयन क्या प्रदर्शित करता है? अनुनाद। और अनुनाद प्रदर्शित करने के कारण वो क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है और H प्लस निकल जाता है। ठीक है, ये है कहने का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा तो उसके कारण जो है अम्लीय गुण में क्या होगी? वृद्धि होगी। अम्लीय गुण में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो लिख लेना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के कारण कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता में क्या होती है? वृद्धि। अम्लीय गुण बढ़ता है। तो यहां पर सीधे ध्यान रखना, जो EWG है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला जो समूह है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह जो है क्या प्रदर्शित करता है? -I प्रभाव। ये -I प्रभाव किसके समानुपाती हो जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? अम्लीय गुण को बढ़ा रहे हैं। मतलब अम्लीय गुण और ये समानुपाती होगा किसके? स्थायी।
किसके? स्थायित्व के। इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इसके कारण देखना है इलेक्ट्रॉन दाता समूह। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जैसे इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे क्या हो गया? आर एल्किल समूह जो होते हैं, एल्किल समूह आर। क्या हो गया? जैसे मेथिल हो गया, एथिल हो गया, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो गया। तो अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है वो प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है। कौन सा प्रभाव? प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। तो अब देखना, जैसे मैं कार्बोक्सिलेट आयन ले रहा हूं, मतलब इससे जोड़ रहा हूं मैं, ये, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं? इससे ईडीजी को जोड़ रहा हूं। किसे जोड़ रहा हूं? ईडीजी को। ये होना था एक्चुअल में प्लस H प्लस, ऐसा होना चाहिए था कि जब तो यहां से आसानी से क्या निकल पाता? H प्लस। ऐसा नहीं कि अम्लीय गुण नहीं दिखाएगा, दिखाएगा, लेकिन इनकी तुलना में क्या होगा? कम होगा। अब जैसे H प्लस के रूप में निकलना चाहिए था, तो अब यहां पर देखो माइनस चार्ज है, इस कार्बन पे क्या रखा होगा? प्लस चार्ज, ठीक है। तो यहां पर देखना, जैसे इस कार्बन पे अगर प्लस चार्ज है तो दो ऑप्शन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो भी क्या करेगा? इस कार्बन को क्या दे देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो कार्बन का जो प्लस चार्ज था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब कार्बन को क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कार्बन को क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन के ऊपर कौन चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस चार्ज जब आएगा तो इसके ऊपर भी क्या है? माइनस चार्ज। ये नहीं दे सकता है ना। तो ये जब माइनस चार्ज आ गया तो ये इसको H प्लस के रूप में जाने ही नहीं देगा, क्योंकि यहां पर जाना किसने था? H प्लस के रूप में। यहां पर क्या हो जाएगा? इसके ऊपर भी माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, यहां पे माइनस चार्ज है, बॉन्ड कहां टूट जाएगा? मतलब OH माइनस के रूप में निकल जाएगा। अगर अम्लीय गुण कम होगा तो किसकी ओर जाएगा? वो क्षारीय गुण की ओर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है वो क्या कर देता है? कार्बन को, जो तुम्हारा कार्बोक्सिलेट आयन का कार्बन है, उसको इलेक्ट्रॉन दे करके क्या कर देता है? कार्बन के जो धनावेश होता है उसको कम कर देता है। कार्बन को जो क्या होगा? धनावेश होगा, उसको क्या कर देगा? कम। और कार्बन के धनावेश को कम करने के साथ वहां पर क्या बढ़ा देता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण जो है H प्लस आसानी से नहीं निकल पाता है, क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उस H प्लस को क्या करके रखेंगे? होल्ड करके रखेंगे। और H प्लस जब आसानी से नहीं निकलेगा तो वहां पर क्या है? अम्लीय गुण क्या होगा? कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह के कारण क्या हो रहा है कि जो ईडीजी के कारण, इलेक्ट्रॉन दाता समूह के कारण कार्बन, जो कार्बोक्सिलेट आयन का क्या है? कार्बन, कार्बन के प्लस आवेश में कमी, ठीक है, कमी होती है और नेगेटिव आवेश बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। और H प्लस क्या होगा? आसानी से नहीं निकल पाएगा।
दूसरा क्या है, अनुनाद से स्थायित्व भी प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट एनाइन होता है वो स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाता है, जबकि यहाँ पर कार्बोक्सिलेट जो एनाइन है वो क्या करता है, स्थायी होता है। यहां पर क्या है, कार्बोक्सिलेट एनायन स्थायी, यहां पर स्थायी नहीं होता है, स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, तो स्थायित्व नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, अम्लीय गुण भी क्या हो जाएगा, कम। जो ईडीजी है वो समानुपाती है प्लस आई प्रभाव के, लेकिन जो प्लस आई प्रभाव होता है वो समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, अम्लीय गुण के। किसके, अम्लीय गुण। ठीक है, अम्लीय गुण के। इसके बाद सवाल देखते हैं पहले। मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि जो EWG होगा उसके कारण स्थायित्व में क्या होगी, वृद्धि, और स्थायित्व वृद्धि होगी तो अम्लीय गुण भी क्या होगा, ज्यादा। जो EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, स्थायित्व क्या होगा, कम, और अम्लीय गुण भी क्या होगा, अम्लीय गुण भी कम। तो जैसे कुछ समूह है हमारे पास जिनके कारण क्या होती है, अम्लीयता में वृद्धि होती है। ठीक है, जो क्या करेंगे, अम्लीयता को बढ़ाते हैं। तो जैसे समूह है सबसे ज्यादा जो है, जैसे CF3 अगर जुड़ा है तो ये क्या होता है, सबसे अधिक अम्लीय गुण बढ़ाएगा। फ्लोरीन 3 है, फ्लोरीन 3 जुड़े हैं तो वहां पर वो क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर माइनस चार्ज है उसको क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो सबसे अधिक CF3 के कारण, उसके बाद जो है NO2, उसके बाद कम हो जाता है CN। ठीक है, CN के बाद है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के बाद है ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद है आयोडीन, और आयोडीन के बाद है फेनिल C6H5। तो सबसे अधिक जो अम्लीयता बढ़ाएगा जिसके पास क्या होगा, CF3। सबसे कम अम्लीयता किसके कारण होगी, जिसके पास क्या होगा, C6H5 फेनिल समूह। तो लिख लेना, निम्न समूह, निम्न समूह अम्लीयता को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अम्लीयता को बढ़ाते हैं। ठीक है, अम्लीयता को बढ़ाते हैं। जैसे जो है उदाहरण देखो यहां पे, है ना, उदाहरण है जैसे FCH2CH2COOH, ए। दूसरा है जैसे CnCH2CH2COOH, बी। और तीसरा है NO2CH2COOH, सी। ठीक है, और चौथा है CH3CH2COOH, डी। ये तो इनमें बताओ सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा, कौन सा होगा, यहां देखो ना, नजर मारो, ये दिख रहा, NO2 आ रहा है इसके पास, कहीं है और जगह, CF3 कहीं नहीं है, यहां पे क्या है, सिर्फ F है, F यहां आ गया,
कम है उससे। सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है? सी वाला। उसके बाद कौन सा है? बी वाला। दिख रहा है? उसके बाद किसका आ रहा है? CN। उसके बाद कौन सा है? ए। और उसके बाद यही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया? सबसे अधिक अम्लीय सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, और सबसे कम कौन है? डी। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल करने होते हैं यहां पे। तो मैंने बोला था कि जो CF3COOH होता है वो सर्वाधिक अम्लीय होता है। ये है यहां पे, क्योंकि उसके पास क्या है? CF3 है। कौन सा बोला था? CF3COOH। जैसे दूसरा देखो तो ये है, जैसे FCH2 COOH, ClCH2 COOH, BrCH2 COOH, ICH2 COOH। तो इनमें सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? F वाला, उसके बाद Cl वाला, उसके बाद Br वाला, मतलब इस पैटर्न में। ये ठीक है, मतलब यहां पर फ्लोरीन के सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक है। वो जो भी है कार्बोक्सिलेट आयन पे माइनस चार्ज है उसको क्या कर लेगा? खींच लेगा, और वहां पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ये हो गया। जैसे सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? जैसे CF3COOH। ठीक है, ये वाला होगा CF3COOH। अब देखो इसके बाद देखते हैं, ये तो हमने अम्लीयता को बढ़ाने वाले समूह देखे। इसके बाद देखते हैं अम्लीयता को घटाएंगे कौन? जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, कौन सा होता है? एल्किल समूह। एल्किल समूह के पास क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। तो जितने ज्यादा यहां पर क्या होंगे? इस कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या जुड़ा होगा? कार्बन होगा। वो उतना ही कम क्या होगा? अम्लीय। तो एडीजी समूह क्या करते हैं? प्लस आई प्रभाव में वृद्धि करते हैं और अम्लीयता को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। अब जैसे अम्लीयता घटाने का मतलब क्या है? जिसके पास जैसे CH3 होगा, जिसके पास CH3 CH2 होगा, इन दोनों में से अधिक अम्लीय कौन सा होगा? CH3 वाला, क्योंकि इसके पास क्या आ गया? CH3 CH2 ज्यादा कार्बन आ गया, मतलब बड़ा समूह आ गया। या फिर जैसे CH3 का होल थ्राइस, या फिर CH3 का होल थ्राइस। तो सबसे अधिक अम्लीय किसके कारण होगा? इसके, उसके बाद इसके, उसके बाद इसके। सबसे कम किसके कारण होगा? इसके, क्योंकि यहां पे कार्बन की संख्या क्या आ गई? 4। ठीक है, तो अब देखना, जैसे क्वेश्चन है HCOOH, CH3 COOH, CH3 CH2 COOH। ठीक है, या फिर CH3 होल ट्वाइस CH COOH, CH3 होल थ्राइस COOH। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? पहला वाला। ठीक है, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह कौन सा? H है। ठीक है, तो सबसे अधिक ये। उसके बाद कौन सा? उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो जब जो है अम्लीयता अगर कार्बन के केस में आ रही, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे अम्लीयता क्या होगी? उतनी ही कम होगी। ठीक है, अम्लीयता क्या हो जाएगी? उतनी ही कम हो जाएगी। मतलब सबसे अधिक अम्लीय ये हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक अम्लीय। सर्वाधिक अम्लीय। ये हो गया। इसके बाद जैसे एक सवाल और है, इसमें एक सवाल आना ही आना है। जैसे CH3 CH2 CH Cl COOH, CH3
CH2 COOH, A B और C वाला है CH2 Cl CH2 COOH। ठीक है, तो अब इन तीनों में सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? अरे इन तीनों में ना सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? अब यहां पर देखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह जो क्लोरीन है, वो जितना ज्यादा जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के नजदीक होगा, उतनी अधिक आसानी से क्या कर लेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जितना ज्यादा दूर जाता जाएगा, अम्लीय गुण भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये डिस्टेंस पे निर्भर कर रहा है। ये Cl यहाँ पर COOH के निकट है, तो सबसे अधिक अम्लीय। ये Cl थोड़ा COOH से क्या हो गया, दूर हो गया, उसका बाद इसका नंबर। और सबसे कम कौन सा होगा, C वाला। मतलब A वाला सबसे अधिक अम्लीय, उसके बाद B वाला, उसके बाद C वाला। B किस पर निर्भर कर रहा था, जो हमारा इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह और जो COOH है उसके बीच अगर दूरी बढ़ रही है, तो दूरी बढ़ने से क्या हो जाएगा, -I प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। -I प्रभाव अगर कम होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसका स्थायित्व भी घटता है, जिसका कारण अम्लीय गुण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो हमने अभी तक जो है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात की है। इसके बाद देखो जैसे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, हमने यहां पर जो है प्रतिस्थापित वाले की बात कर ली और अप्रतिस्थापित वाले की बात कर ली। ठीक है, जैसे प्रतिस्थापित वाला ये था, कोई प्रतिस्थापित जोड़ा हमने Cl, जैसे उससे पहले भी जोड़ा CN जोड़ा, NO2 जोड़ा। ये वाला क्या है, कोई प्रतिस्थापित नहीं था यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये 3 केस है, तो दोनों देखिए। अब यहां पर जैसे मैं बात करूं, अगर तुम्हारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इन दोनों में से अधिक अम्लीय कौन सा होगा, कौन सा वाला होगा, एरोमेटिक वाला होगा। ठीक है, लेकिन एरोमेटिक वाला भी अप्रतिस्थापित की बात कर रहा हूं, मतलब जिसके पास सिर्फ क्या हो, COOH। जो हमारा जो है एलिफेटिक भी है उसके पास भी क्या हो, COOH, उसके अलावा कोई अन्य प्रतिस्थापित ना जुड़ा हो। तो जो अप्रतिस्थापित एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होता है किसकी तुलना में, अप्रतिस्थापित एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब रीजन दे देता हूं। तो जैसे मेरे पास अप्रतिस्थापित एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये मतलब बेंजोइक अम्ल की बात होगी। और जैसे जो अप्रतिस्थापित एलिफेटिक वाला है, जैसे क्या हो गया, CH3COOH, CH3COOH। तो यहां देखो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़ने वाला कार्बन है बेंजीन रिंग का, ये वाला कार्बन है। इस कार्बन का संकरण क्या है, sp2। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि मतलब ये क्या करेगा, जो ये sp2 संकृत कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। यहां पर देखो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़ने वाला कार्बन है उसका संकरण क्या है, sp3। जो sp2 संकृत कार्बन है इसमें जो है s कैरेक्टर, s की प्रवृत्ति क्या होती है, ज्यादा है, निकालना था s कैरेक्टर। जैसे ना ये है, मतलब जैसे sp3 में s का परसेंटेज कितना है, टोटल कितना है यहाँ पर, ये 4 है, 1 s और 3 क्या है, p, बटे में क्या आ जाएगा 4, और s कितना है उस 4 में से 1 बटे 4 का मतलब कितना परसेंट होगा, 25%। गुणा ये 100 कर लेना, 4 का भाग क्या चला जाएगा 100। जैसे sp2 में है टोटल कितना है 3, और s कितना है
1/3 कितना होता है? 33 कुछ होता है ये। तो इन दोनों में जो है sp3 संकरण और sp2 संकरण में s का कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? sp2 में। तो जो s कैरेक्टर होता है वो समानुपाती होता है वैद्युत ऋणात्मकता के। जिसका s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी वैद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? ज्यादा। अब मतलब यहां पर इसका s कैरेक्टर ज्यादा है, इस कार्बन का संकरण sp2 है, इसीलिए क्या बोलते हैं कि sp2 जो संकरित कार्बन होता है वहां पर वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो s कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? अधिक। क्योंकि जो s कक्षक होता है वो नाभिक के ज्यादा पास होता है। ठीक है, जो s कक्षक होता है वो कहां होता है? नाभिक के ज्यादा क्लोज होता है। तो यहां पर जो है जो वैद्युत ऋणात्मकता है, s कैरेक्टर क्या बोला मैंने? s प्रवृत्ति समानुपाती किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, विद्युत ऋणात्मक। इसीलिए जो है sp2 संकरण में क्या होता है? ज्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो sp2 संकरित कार्बन होता है वो क्या होता है? अधिक वैद्युत ऋणात्मक। sp2 संकरित कार्बन की वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। अब अगर वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी तो ये sp2 संकरित कार्बन क्या करेगा? जो C OH यानी कि जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा उनके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और वहां पर जो है कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण जो है कार्बन अगर उस प्लस को कम करना चाहे तो ऑक्सीजन से ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो H+ के रूप में क्या हो जाएगा? आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ये फेनिल समूह है, ये फेनिल समूह किस चीज का काम कर रहे हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रहा है। किसी कारण से? इस sp2 संकरित कार्बन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या है? sp3 संकरण। मतलब वैद्युत ऋणात्मकता जिसकी ज्यादा, जैसे फ्लोरीन की ज्यादा थी तो वो क्या हो रहा था? अधिक अम्लीय। फ्लोरीन की कम है तो वो क्या है? थोड़ा कम अम्लीय हो जाएगा, मतलब उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो sp2 संकरित कार्बन है वो क्या है? अधिक वैद्युत ऋणात्मक होने के कारण जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींच लेगा, जिस कारण वहां से क्या निकल जाएगा? H+ आसानी से निकल जाएगा। तो अधिक कौन होगा? ये हो जाएगा अम्लीय। जैसे यहां देखो, अब इनमें देखते हैं HCOOH CH3 COOH C6H5 COOH A B C HCOOH CH3 COOH C6H5 COOH। सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? ये है ये। ठीक है, ये तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? कौन सा वाला होगा? सी वाला। बात भी सही है, अभी बताया। क्या बताया? कि जो है जो हमारा sp2 संकरित कार्बन होता है वो क्या होता है? अधिक वैद्युत। दूसरा कौन सा हो जाएगा? कौन सा होगा? इसके पास कार्बन कम है, ए वाला। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? डी वाला। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहां देखो, यहां पर खुद नजर मारो, यहां पर दो ऑप्शन है हमारे पास H+ निकालने के। दूसरी चीज क्या है? यहां पर कार्बन है नहीं है। संकरण की बात रही तो यहां पर देखो COOH H, इस कार्बन का संकरण है कितने? sp2 संकरण है। सुन रहे हो? जो यहां पर ये कार्बन है इसका थोड़ा यहाँ पे sp3 संकरण। इसलिए क्या बोला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुन रहे हो? जैसे मास्टरमाइंड वगैरह में देखो कि वहां गलत है, वहां जो है यही वाला दे रखा है सबसे अधिक अम्लीय। सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि खुद देखो दो H+ निकलने के ज्यादा रास्ते यहाँ पे, यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है। ठीक है, कहने का मतलब दूसरी चीज क्या? इस कार्बन का संकरण क्या है? sp2 ही है। क्या है? sp2 ही। लेकिन दूसरा क्या? दो H भी है। कहने का मतलब जो है सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? ए वाला। ठीक है, सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? ए वाला। उसके बाद कौन सा होगा? सी वाला। और उसके बाद सबसे कम बी वाला। ये सही पैटर्न है। इसके बाद कुछ सवाल देखते हैं इस पर। ठीक है, बेंजीन रिंग पे जो है जब प्रतिस्थापी जोड़ देते हैं हम, पैटर्न वही रहेगा प्रतिस्थापियों का। ठीक है, जो लिखा है। तो ये दो सवाल लिखे हैं मैंने। ठीक है, पहले वाले में देखो जैसे बेंजोइक अम्ल ले रखा है, दूसरा प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल है वो।
मतलब मेथिल बेंजोइक अम्ल है। पैरा पोजीशन से क्या जोड़ रखा है, मेथिल समूह। मेथिल समूह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता। इलेक्ट्रॉन दाता समूह कारण क्या हो जाएगी, अम्लीयता घट जाएगी। यहां पर OH भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है, ठीक है, तो उसके कारण भी अम्लीयता घट जाती है, ठीक है। तो OH के कारण जो है ज्यादा अम्लीयता कम होती है। OH के कारण क्या होती है, ज्यादा कम होती है। मतलब सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा, पहला वाला। कौन सा होगा, पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद सबसे कम कौन सा होगा, तीसरा हो जाएगा। इसके बाद यहां देखो, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता तो अम्लीयता बढ़ जाती है। इन दोनों में देखो क्या जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, मतलब सबसे अधिक अम्लीय कौन सा जाएगा, ए वाला। अब यहां देखो, इसमें मेटा स्थिति पे जुड़ा है और इसमें किससे जुड़ा है, पैरा पे, ठीक है। तो जो मेटा स्थिति वाला होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। अगर क्या जुड़ा है वहां पर, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा है, ठीक है। क्या जुड़ा है, अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह, तो यहां पर जो है ये हो गया और यहां पे सबसे कम ये हो गया। ये है, जैसे अब 3 सवाल और है। इसमें देखना, ये वाली जो रेंज है, इसमें जो है NO2 जुड़ा है, इसमें Cl जुड़ा है और इसमें कुछ नहीं जुड़ा है। मतलब जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह है, जो Cl भी है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह है। लेकिन यहां पर नजर मारोगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है। यहां पर कौन है, सिर्फ क्लोरीन ही। वैसे मैंने बता रखा, वहां पर लिखा रखा है NO2 के कारण क्या होगी, ज्यादा अम्लीय। Cl क्या हो जाएगा, कम, और सबसे कम जिसके पास कोई नहीं, तो ये सबसे अधिक। उसके बाद ये यहां पे देखो NO2 ही जुड़ा है, यहां पे क्या है, मेटा स्थिति पे NO2 जुड़ा है, और यहां पर क्या है, पैरा। ये क्या है, एक तो ये स्थायी है, क्यों है, क्योंकि ये सममित है। जो ये है ना, इसका जो आकार ये कैसा है, सममित। अगर बीचों बीच से काटोगे, यहां पे ये स्थायी नहीं है, ठीक है, मेटा वाला। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है, ये, उसके बाद ये, और सबसे कम कौन सा होगा, जिसके पास NO2 है ही नहीं। ये तीसरा, इसके पास COOH है, यहां NO2 है और यहां क्या है, CH3। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा हो जाएगा, NO2 वाला, मतलब सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा, B वाला। उसके बाद इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह CH3, इसके पास नहीं। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, A वाला, और सबसे कम अम्लीय कौन सा हो जाएगा, C वाला, ठीक है। सबसे कम अम्लीय कौन सा हो जाएगा, C वाला। तो जैसे ये 2 कैटेगरी है, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो है ऑर्थो और पैरा पे जुड़ा है, तो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ा है तो वो क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है, ठीक है। किसकी तुलना में, मेटा की तुलना में। किसकी तुलना में, मेटा की तुलना में। तो यहां पर देखो, जैसे पहला वाला है, अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा है कहां, ऑर्थो पे, ठीक है। ऑर्थो, मेटा, पैरा पे जुड़ा है, तो सबसे अधिक अम्लीय होता है ऑर्थो वाला। उसके बाद होता है मेटा वाला, और सबसे कम होता है कौन सा, पैरा वाला, ठीक है। तो जैसे यहां पर सर्वाधिक अम्लीय ये हो जाएगा, यहां पर ऑर्थो प्रभाव के कारण ये क्या हो जाता है, सर्वाधिक अम्लीय। उसके बाद जो है ये वाला, मतलब इसी सीक्वेंस में लगा रखा है। जैसे यहां पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले समूह, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा बोला, ऑर्थो। उसके बाद पैरा, और उसके बाद कौन सा होता है, मेटा। तो ये ऑर्थो वाला सबसे अधिक, उसके बाद पैरा वाला, उसके बाद मेटा, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है ही नहीं, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह नहीं है। तो जैसे यहां पर क्या NO2 जुड़ा है इस पे, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला नहीं है, तो इसके कारण क्या हो गया, ये सबसे कम अम्लीय। तो इस तरीके से ना इससे सवाल बनते हैं। तो जो ये वाला है ना, यहाँ पे कौन सा प्रभाव कारण है, ये ऑर्थो प्रभाव। ऑर्थो प्रभाव से क्या होता है, ये अधिक अम्लीय, ठीक है। जो मेथिल बेंजोइक अम्ल है,
वो क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। किससे? बेंजोइक अम्ल से। किसके कारण? ऑर्थो प्रभाव प्रदर्शित करने के कारण। तो बच्चों आज यहाँ पर बात करेंगे प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्लों की अम्लीय प्रबलता की, कि जब जो है बेंजोइक अम्ल की ऑर्थो या मेटा या पैरा स्थिति पर क्या लगता है, कोई प्रतिस्थापी लगता है, और जो वो प्रतिस्थापी वहाँ पर लगता है वो हो सकता है इलेक्ट्रॉन दाता समूह भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखना है कि प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्लों में जो है इलेक्ट्रॉन दाता समूह और इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़ने के कारण जो है अम्लीयता किस तरीके से जो है घटती बढ़ती है। तो बच्चों यहाँ पर जो है सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन दाता समूह के केस में। तो इलेक्ट्रॉन दाता यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्या करता है, प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है और साथ में प्लस आर इफेक्ट दर्शाता है। प्लस आई प्रभाव और जो प्लस आर प्रभाव होता है बच्चों, वो स्थायित्व में कमी करता है, और जो जब स्थायित्व में कमी होती है तो वहाँ पर अम्लीय गुण भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं वो कौन कौन से हो गए, जैसे CH3 जितने भी एल्किल समूह हैं, या फिर OH हो गया, या फिर OCH3 मेथॉक्सी हो गया, या फिर NH2 समूह हो गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन दाता समूह के लगने के कारण यहाँ पर क्या होती है, जो अम्लीय गुण होता है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। तो हमने जो यहाँ पर बच्चों जैसे दो स्थितियाँ ले रखी हैं। एक में हमने जो है बेंजोइक अम्ल से क्या जोड़ रखा है, CH3 मेथिल प्रतिस्थापी जोड़ रखा है। दूसरे वाले केस में क्या कर रखा है बच्चों, OH समूह जोड़ रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों किस तरीके से जो है अम्लीय गुण इलेक्ट्रॉन दाता प्रतिस्थापी जोड़ने के कारण होता है। तो पहला हमारे पास जो है यहाँ पर ऑर्थो टॉल्विक एसिड है, दूसरा क्या है बेंजोइक अम्ल, और तीसरा क्या है मेटाटॉल्विक एसिड, और चौथा क्या है यहाँ पर पैराटॉल्विक एसिड। मतलब ऑर्थोमेथिल बेंजोइक अम्ल, दूसरा बेंजोइक अम्ल, तीसरा मेटा बेंजोइक अम्ल और चौथा पैरा बेंजोइक अम्ल है। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक अम्लीय होता है बच्चों वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे यहाँ पर ऑर्थो बेंजोइक अम्ल होता है। जबकि यहाँ पर बच्चों हमें पता है कि जो यहाँ पर बेंजोइक अम्ल से जुड़ा है वो कौन सा समूह जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। और इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्या करता है बच्चों, अम्लीय गुण में कमी करता है। जबकि यहाँ पर जो बेंजोइक अम्ल है उसके पास क्या है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह नहीं है। तो हालांकि होना क्या चाहिए था कि जो बेंजोइक अम्ल है उसकी अम्लीयता क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ऑर्थोमेथिल बेंजोइक अम्ल है उसकी अम्लीयता बेंजोइक अम्ल से ज़्यादा हो रही है। इसके पीछे का जो रीज़न है बच्चों वो है ऑर्थो प्रभाव के कारण। जो ऑर्थो प्रभाव होता है, ऑर्थो प्रभाव के कारण ऑर्थो प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल मेटा और पैरा से अधिक अम्लीय होता है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे हमने जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, तो इनमें सबसे अधिक जो अम्लीय है वो कौन सा है, ऑर्थो वाला है। तो कहने का मतलब ये जो यहाँ पर एक्चुअल में हो रहा है कि ऑर्थो वाला, हालांकि वहाँ पर ऑर्थो पोजीशन से कौन जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। जबकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह के कारण क्या होता है, प्लस आई प्रभाव जनरेट होता है, और प्लस आई प्रभाव क्या करता है, वहाँ पर अम्लीय गुण को घटाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ऑर्थो प्रभाव के कारण क्या होता है, जो ऑर्थो वाला एसिड होता है वो क्या होता है, मेटा और पैरा से अधिक अम्लीय होता है। तो इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऑर्थो प्रभाव किसे बोलते हैं। तो बच्चों ऑर्थो प्रभाव क्या होता है, यहाँ पर ऑर्थो प्रभाव प्रतिस्थापित बेंजीन यौगिकों से रिलेटेड एक इफेक्ट है। किससे रिलेटेड, प्रतिस्थापित बेंजीन यौगिकों से। तो प्रतिस्थापित बेंजीन में जो है 3 मुख्य प्रकार के ऑर्थो प्रभाव देखने को यहाँ पर मिलते हैं। पहला यहाँ पर है बच्चों प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल में, किसमें बच्चों, प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल में। तो प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल में जो है ऑर्थो प्रभाव, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल हो गया, ऑर्थोमेथिल बेंजोइक अम्ल। दूसरा एनिलीन में ऑर्थो प्रभाव होता है, और ऑर्थो प्रभाव के कारण ही जो है एनिलीन की क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है। और तीसरा जो देखने को मिलता है बच्चों यहाँ पर अप्रतिस्थापित बेंजीन यौगिकों के इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में। तो इसके बाद यहाँ पर बच्चों हमने जो है मेनली जो बात करनी है, इसमें प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल में ऑर्थो प्रभाव की बात करनी है। तो यहाँ पर बच्चों होता क्या है कि जो ऑर्थो प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल है
यानी कि जो ऑर्थो या पैरा या मेटा स्थिति पर जो भी प्रतिस्थापी समूह लग रहे हैं, जैसे यहाँ पर ऑर्थो प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई भी हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दाता समूह या इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह कोई भी हो, तो उन दोनों किसी के भी होने के कारण क्या होती है, जो ऑर्थो प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल होगा वो पैरा और मेटा से अधिक अम्लीय होगा। जो उसके पैरा आइसोमर होगा और जो क्या होगा, मेटा आइसोमर, उससे अधिक प्रबल अम्लीय होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ऑर्थो स्थिति पर क्या जोड़ा है, CH3, जो कि क्या इलेक्ट्रॉन दाता है। हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन दाता के कारण क्या होना चाहिए था, उसकी अम्लीयता कम होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह नहीं है। इसकी जो बेंजोइक अम्ल है इसकी अम्लीयता अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, बेंजोइक अम्ल की अम्लीयता कम और जो हमारा ऑर्थोमेथिल बेंजोइक अम्ल है उसकी अम्लीयता क्या है, ज़्यादा है। तो इसके पीछे का हमने रीजन भी देखना है। तो बच्चों यहाँ पर बेंजोइक अम्ल में ऑर्थो इफेक्ट की बात करते हैं। हमने क्या बोला कि जो बेंजोइक एसिड है वो कम अम्लीय है, किससे, ऑर्थोमेथिल बेंजोइक एसिड से, जबकि वहाँ पर क्या जुड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन दाता समूह के कारण क्या होती है, जो अम्लीय गुण होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो हमने यहाँ पर रीजन देखना है कि जो ऑर्थो प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल है वो अधिक अम्लीय क्यों है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अम्लीयता जो है दो चीज़ों पर निर्भर करती है। अम्लीयता कितनी चीज़ों पर निर्भर करती है, अम्लीय गुण जो है दो फैक्टर पर निर्भर करता है। पहला जो है संयुग्मी जो क्षारक बन रहा है, कॉन्जुगेट जो बेस बन रहा है, उस कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व पर। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर जो COOH समूह है वो अगर H+ त्यागेगा तो उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पर एनायन बनेगा। तो जो ये एनायन यहाँ पर बन रहा है H+ त्यागने के बाद, इसका स्थायित्व किस प्रकार है, अगर वो अधिक स्थायी है, यानी कि जो हमारा यहाँ पर क्या है, बेंजोइक अम्ल जब H+ का त्याग करेगा तो कितनी आसानी से H+ का त्याग करता है। तो अगर वो H+ का त्याग करता है और उसके बाद जो वहाँ पर कार्बोक्सिलेट यानी कि बेंजोएट जो आयन बन रहा है, उस बेंजोएट आयन का स्थायित्व पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर जो है ये H+ का त्याग करने के बाद जो है यहाँ पर क्या बना है, ऑर्थोमेथिल बेंजोएट आयन बन गया है। तो इसका इन दोनों में से जो है दोनों के स्थायित्व पर निर्भर करता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा अम्ल कौन होता है, एक अच्छा अम्ल वह होता है जो H+ त्यागने के बाद भी क्या हो, स्टेबल हो, स्थायी हो। कहने का मतलब H+ के त्यागने से संयुग्मी क्षार जो कि हमारा एनायन बना है, कॉन्जुगेट बेस बना है, जिसका हमारा क्या हुआ, H+ का त्याग होने से निर्माण हुआ है, तो उस H+ के त्यागने के बाद जो स्थायी संयुग्मी क्षार बनाता है वही क्या होगा, स्थायी अम्ल। मतलब H+ का त्याग हुआ तो अम्ल क्या होगा, जो H+ का त्याग करता है। लेकिन H+ के त्यागने के बाद भी जो हमारा एनायन बनेगा वो एनायन कितना स्थायी है, अगर स्थायी हुआ तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो अधिक अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक अम्लीय। तो जैसे यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं इसमें बेंजोइक एसिड जो ये रहा है, इस बेंजोइक एसिड ने क्या किया, H+ का त्याग किया और किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजोएट आयन में। और ऑर्थोमेथिल बेंजोइक एसिड ने क्या किया, H+ का त्याग और किस में हो गया, ऑर्थोमेथिल बेंजोएट आयन में। अब फर्स्ट और दोनों जो केस हमने लिए हैं यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्या है, जो एनायन में से जो ज़्यादा स्थायी होगा, मतलब इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से जो ज़्यादा स्थायी होगा वह क्या हो जाएगा, अधिक अम्लीय हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑर्थो स्थिति यहाँ पे किसकी, सेकंड वाले की जो ऑर्थो स्थिति पर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा है, जो कि क्या है, CH3। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह के कारण क्या होना चाहिए, इसका स्थायित्व तो घटना चाहिए, यानी कि जो सेकंड वाला है वो कम अम्लीय होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ऑर्थो इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट, ऑर्थो प्रभाव। तो कहने का मतलब यदि हमने जो है यहाँ पर क्या किया है, बेंजोइक अम्ल की ऑर्थो स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगाया हो तो भी क्या होगा, अम्लीय गुण में वृद्धि ही होगी। अर्थात ऑर्थोमेथिल बेंजोइक एसिड जो है बेंजोइक एसिड से क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऑर्थो इफेक्ट के कारण। तो इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो बच्चों ऑर्थो प्रभाव क्या होता है, ऑर्थो प्रभाव के अकॉर्डिंग होता है कि जब भी कोई प्रतिस्थापी समूह, वो प्रतिस्थापी समूह चाहे इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो या फिर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हो, तो जब भी कोई प्रतिस्थापी समूह क्या है, अम्ल समूह यानी कि COOH, जैसे यहाँ पर क्या ये है
बेंजोइक अम्ल। तो इस अम्ल समूह के ऑर्थो स्थिति पर लगता है। यहाँ पर जो ऑर्थो स्थिति पर लगेगा वो हो सकता है हमारा इलेक्ट्रॉन दाता समूह भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह भी हो सकता है। तो अम्ल समूह की स्थिति के सापेक्ष जो है हम जब ऑर्थो स्थिति पर क्या जोड़ते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह जोड़ते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जोड़ते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ऑर्थो पर जो समूह होता है वो क्या होता है, बल की समूह होता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या हो जाती है, त्रिविम बाधा अधिक हो जाती है। और जब त्रिविम बाधा इस CH3 के कारण अधिक हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्रतिस्थापी समूह है वो अम्ल समूह को क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देता है। अब क्योंकि त्रिविम बाधा क्या हो गई, अधिक हो गई, अगर त्रिविम बाधा अधिक होगी तो वहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। कहने का मतलब इस कारण से क्या होता है कि जो अम्ल समूह होता है वो तल से बाहर हो जाता है। मतलब जो बेंजीन रिंग है और जो अम्ल समूह है वहाँ पर ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग तल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेथिल समूह की उच्च त्रिविम बाधा से बेंजीन जो रिंग होती है वो तल से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। और तल से बाहर होने के कारण जो है यहाँ पर क्या, बेंजीन रिंग जो है अम्ल समूह के साथ कोई अनुनाद नहीं दर्शाती है। तो कहने का मतलब अनुनाद नहीं दर्शाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये अधिक वैद्युत ऋणात्मक है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आने से क्या हो जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है कार्बन को, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। दूसरा क्या है बच्चों, यहाँ पर जो ये OH समूह है, यहाँ पे ये OH समूह बहुत अधिक ध्रुवीय हो जाता है। एक तो बेंजीन में बेंजीन रिंग जो है वो अनुनाद में भाग नहीं लेता है, और दूसरा क्या है, जो OH समूह है किस चीज़ का, COOH का OH समूह, वो क्या हो जाता है, अधिक ध्रुवीय हो जाता है। और जो अधिक ध्रुवीय होता है, जिसके पास ध्रुवणता अधिक होता है, वो अधिक अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ पर जो रीजन है वो क्या है बच्चों, कि यहाँ पर क्या है कि मेथिल समूह की उच्च त्रिविम बाधा से जो है बेंजीन वलय तल से बाहर हो जाता है और अनुनाद नहीं दिखाता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो OH बंद है वो ध्रुवीय हो जाता है। और ध्रुवीय अगर बंद हो गए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अम्लीयता में वृद्धि हो जाएगी। जबकि जो बेंजोइक अम्ल है इसमें क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक समूह है और बेंजीन रिंग है वो दोनों एक ही तल में होते हैं। अब जब दोनों एक ही तल में है तो वहाँ पर क्या होता है, ये आसानी से अनुनाद दिखा लेता है। अब अनुनाद दिखाएगा तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक समूह और बेंजीन वलय क्या है, एक ही तल में होने के कारण क्या कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का जो कार्बोनिल समूह है ये है CO समूह, वो बेंजीन वलय के साथ क्या प्रदर्शित करता है, अनुनाद प्रदर्शित करता है। और इस तरीके से जो है ये अनुनादी यहाँ पर संरचनाएं हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑर्थो प्रभाव ने क्या किया, त्रिविम बाधा के कारण जो है उत्पन्न हुआ। वो ऑर्थो प्रभाव किसके कारण उत्पन्न हुआ, CH3 मेथिल समूह की त्रिविम बाधा के कारण। अब त्रिविम बाधा के कारण उत्पन्न तो हो गया, लेकिन कार्बोक्सिलेट एनायन क्या होता है, यहाँ पर जो ये COO- एनायन है ये मेथिल समूह के क्या है, पास में, निकट है, जिससे त्रिविम बाधा क्या हो जा रही है, अधिक हो जा रही है। और जो ऑर्थो स्थिति पर त्रिविम बाधा से जो है बेंजीन रिंग, जो बेंजीन वलय है वो तल से क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। अब तल से बाहर हो जा रहा है, जिससे बेंजीन वलय जो है COOH के साथ क्या नहीं प्रदर्शित कर पा रहा है, अनुनाद नहीं दिखा पा रहा है, जिससे जो है कार्बोनिल समूह और जो COOH का क्या है, जो COOH का कार्बोनिल समूह है, जो यहाँ पर क्या है, जिससे कार्बोनिल समूह, ये कार्बोनिल समूह हो गया, और जो COOH का OH समूह है ये क्या नहीं कर पाते हैं, अनुनाद क्रिया नहीं कर पाते हैं। और OH समूह क्या हो जाता है, अधिक ध्रुवीय हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, अम्लीय गुण बढ़ जाता है। तो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं बच्चों, यदि हमने बेंजोइक अम्ल की ऑर्थो स्थिति पर, वो चाहे इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगाए हो चाहे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगाए हो, ऑर्थो स्थिति पर अगर हमने बेंजोइक अम्ल की कोई भी समूह लगा दे तो वो क्या हो जाएगा, पैरा और मेटा से अधिक अम्लीय होगा। तो उसके पीछे का कारण क्या था कि जो बेंजीन रिंग है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ एक ही तल में नहीं रह पाती है, जिसके कारण वहाँ पर क्या नहीं हो पाता है, अनुनाद। और जो OH समूह है वो क्या हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। ध्रुवणता अगर बढ़ेगी तो अम्लीय गुण भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, बेंजीन रिंग और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है वो दोनों एक ही तल में होते हैं, जिस कारण दोनों क्या कर लेते हैं, वहाँ पर अनुनाद हो पाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है, जो ऑर्थो मेथिल बेंजोइक अम्ल है अधिक अम्लीय होता है किसके, बेंजोइक एसिड से। इसके बाद यहाँ पर बच्चों
बात करते हैं बेंजोइक अम्लों की दूसरी जो कैटेगरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जैसे हमने जो है OH वाला ले रखा है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर जो है मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। तीसरा है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। और चौथा क्या है, बेंजोइक अम्ल है। तो यहाँ पर जो एसिडिक कैरेक्टर है सबसे अधिक किसका होगा, ऑर्थो वाले का। अभी हम बात कर रहे थे क्योंकि OH कहाँ लगा है, ऑर्थो इफेक्ट के कारण हो रहा है। यहाँ पर OH कहाँ लगा है, ऑर्थो स्थिति पर। उसके बाद यहाँ पर बच्चों दूसरे वाले का हो जाएगा, कौन सा वाला, मेटा वाला। उसके बाद चौथे वाले का जिसके पास क्या है, कोई प्रतिस्थापन है। और उसके बाद अंतिम वाला। तो यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर अम्लीय प्रवृत्ति हो रही है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, वो क्या दिखाता है, -I प्रभाव और -R प्रभाव। -I और -R प्रभाव के कारण क्या होती है, जो अम्लीय गुण होता है वो बढ़ता है। और जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है वो क्या दिखाता है, +I प्रभाव और +R प्रभाव, जिसके कारण क्या होती है, जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है वो घटती है। और दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, जो अनुनाद प्रभाव है, जो रेजोनेंस इफेक्ट है, वो केवल ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर देखने को मिलता है। लेकिन जो प्रेरणिक प्रभाव है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो आई इफेक्ट है, वो क्या है, सभी स्थितियों पर, ऑर्थो पैरा मेटा स्थिति पर होता है। तीसरी चीज़ क्या है बच्चों, यहाँ पर जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने वाले जितने ज़्यादा जो है वहाँ पर उन ग्रुप के बीच में डिस्टेंस होगा तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेरणिक प्रभाव उतना ही कम होगा। तो पहले वाले केस में हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर -I इफेक्ट दिखा रहा है और +R इफेक्ट। तो -I इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है क्या, एसिडिटी। सेकंड वाला ओनली क्या दिखा रहा है, -I इफेक्ट। और थर्ड वाला क्या दिखा रहा है, +R एंड -I। लेकिन जो ये -I दिखा रहे हैं यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। तो प्रेरणिक प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब -I तो है लेकिन कैसा है, कम है। और चौथा वाला जो है कुछ भी इस तरीके से कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है पहला वाला सबसे अधिक अम्लीय, उसके बाद दूसरा वाला, उसके बाद चौथा वाला और अंतिम में कौन सा, तीसरा वाला, जो कौन सा है, पैरा स्थिति वाला। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट होता है। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, जब जो है जो बेंजोइक अम्ल की ऑर्थो स्थिति पर वहाँ पर क्या लग जाता है, कोई समूह लग जाता है, तो वहाँ पर क्या आ जाती है, त्रिविम बाधा अधिक हो जाती है, जिसके कारण जो है वहाँ पर जो है जो ऑर्थो वाला उत्पाद है वो क्या करता है, अधिक अम्लीय हो जाता है अन्यों से। वो किस कारण से हो जाता है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग हो जाती है वो तल से बाहर हो जाती है, जिसके कारण जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल और जो बेंजीन रिंग है एक ही तल में नहीं होती है। और जब एक ही तल में नहीं होंगे तो वो क्या नहीं प्रदर्शित करेंगे, अनुनाद। अनुनाद के लिए क्या होना चाहिए कि एक ही तल में होने चाहिए, तो वो लेकिन वो एक ही तल में नहीं होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जो OH हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल के पास होता है, जो कि किससे जुड़ा होता है, कार्बोनाइल समूह से, कार्बोनिल समूह से, वो क्या हो जाता है, अधिक ध्रुवीय हो जाता है। और जो अम्लीय गुण होता है वो समानुपाती होता है किसके, ध्रुवणता के। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये ऑर्थो इफेक्ट है।